नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 9वीं वीडियो है। अगर आप सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट स्टेप पूछा जा रहा है किसका? व्यवहार को सीखने के लिए अवलोकन के द्वारा सीखना है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। अवलोकन का मतलब ये होता है कि देख करके किसी चीज को सीखना। ठीक है, यानी कि जो कुछ भी किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी भी चीज के द्वारा व्यवहार किया जा रहा होगा, उसको बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, अवलोकन कर रहा है और उसके बाद से अपने व्यवहार में सीख रहा है, अर्जित कर रहा है। चौथे विकल्प में दिया गया है प्रतिमान के व्यवहार का दोहराना और अभ्यास करना। देखिए, अभ्यास करना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमसे फर्स्ट स्टेप पूछा गया था, तो पहले बार में आप डायरेक्टली अभ्यास थोड़ी करने लगेंगे। पहले किसी के भी व्यवहार को, किसी भी मॉडल के व्यवहार को पहले देखेंगे, समझेंगे, तब जाकर के अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास जो है वो फर्स्ट स्टेप नहीं होता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन। अब देखिए, जब किसी के व्यवहार को आप सीख रहे होते हैं तो पहले उसका अवलोकन करते हैं, उसको देख करके ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद से अपने व्यवहार में उसे लाते हैं और बाद में जाकर के उसका आकलन कर रहे होते हैं, क्योंकि ये अपने व्यवहार का आकलन है। यानी कि अब ये माना जा रहा है कि आप सीख चुके हैं, आपके व्यवहार में आ चुका है और अब उसका आकलन करना है। तो ये अंतिम स्टेप होता है, ना कि फर्स्ट स्टेप। हमसे फर्स्ट स्टेप पूछा गया था, तो ये उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, प्रतिमान की क्रियाओं को याद रखना, रटना, ये सभी निगेटिव सेंस में माने जाते हैं। एनसीएफ 2005 इसको बिल्कुल निगेटिव मानता है, हमारा कभी भी उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। जैसा कि मैंने पहले ही प्रश्न में आपको बताया था कि किसी के भी व्यवहार को सीखने के लिए अवलोकन के माध्यम से सबसे पहले हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, यानी कि अपना ध्यान उस पर केंद्रित करते हैं। किसी चीज़ को हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि आखिर ये चीज़ें हो कैसे रही हैं, ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। तो यही इसका फर्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि हमसे प्रथम चरण ही पूछा गया था। इस वजह से विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान से समझिएगा, जो बच्चे हैं वो कुछ गलती कर रहे हैं, त्रुटि कर रहे हैं संप्रत्यय को सीखने में, तो उनके द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। श्रेणीबद्ध मतलब कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर बहुत प्रतिभाशाली, बहुत कमजोर, मध्यम में बांटने की बात की जा रही है और सबको अलग अलग ग्रुप में करने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें सभी बालक, चाहे किसी भी शारीरिक अक्षमता से क्यों ना जूझ रहा हो, किसी भी अधिगम विकार से क्यों ना जूझ रहा हो, कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो और कितना भी कमजोर क्यों ना हो, सबको एक साथ एक समान मान करके कक्षा में पढ़ाने की बात किया जाता है। कभी भी उनको अलग करने की बात नहीं किया जाता समावेशी कक्षा में। यहाँ पर अलग करने की बात कर रहा है, पृथक करने की बात कर रहा है, इसलिए ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है। यह विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि बच्चे अगर त्रुटि कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चे लापरवाह हैं। यह भी हो सकता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट ही ना समझ में आया हो, जिसकी वजह से वो त्रुटि कर रहे हैं। तो जब बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टीचर की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि टीचर ने जो शिक्षण विधि अपनाई है वो शिक्षण विधि एप्रोप्रिएट नहीं था, जिसकी वजह से बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। तो ये कहना कि बच्चे यहाँ पर लापरवाह हैं, ये निगेटिव सेंस में कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि सीटेट के पेपर में वो वाला विकल्प 99% गलत होगा जिसमें बच्चे की गलती को उजागर किया जाएगा। बच्चे की कभी गलती होती ही नहीं है। बच्चा किसी भी नए कॉन्सेप्ट को, किसी भी नए चीज को सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, बशर्ते उनको उचित शिक्षण विधि के माध्यम से पढ़ाया जाए। तो अगर बच्चा फेल हो रहा है, असफल हो रहा है, तो उसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो या तो संस्थान की होगी, यानी स्कूल की होगी, या फिर टीचर की होगी। बच्चे की कोई गलती नहीं मानी जाती है,
हमेशा ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पहले विकल्प की बात करेंगे, वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है। यही बात मैं चौथे विकल्प में कह रहा था कि बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर बंटवारा नहीं करना है, पृथक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि समावेशी कक्षा सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है, सबको एक समान देखने की बात करता है। तो यहां पर कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान करके अलगाव करने की, बंटवारे करने की बात की जा रही थी। यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। अब देखिए, बच्चा कोई गलती कर रहा है तो बच्चा किस प्रकार से सोच रहा है, इसके बारे में टीचर को पता चल सकता है उसके की गई गलतियों के माध्यम से। मान लीजिए मेजॉरिटी कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं जिसमें से 40 बच्चों ने वही सेम गलती दोहराई है, तो कम से कम एक फाइनल रिजल्ट पर टीचर पहुंच सकता है कि हाँ, हो सकता है कि मेरे द्वारा जो शिक्षण विधि अपनाई गई है बच्चों को पढ़ाने के लिए वो एप्रोप्रिएट नहीं थी, जिसकी वजह से मेजॉरिटी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। यानी कि जो बच्चे की चिंतन प्रक्रिया है कि आखिर बच्चे गलती क्यों कर रहे हैं, क्यों बार बार ये गलती दोहराई जा रही है, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया को समझने में टीचर को ये मदद करेगा बच्चों के द्वारा की गई त्रुटियों के माध्यम से, ठीक है। तो ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, पहला दिया गया है विषय वस्तु अभिमुखी, यानी कि कंटेंट ओरिएंटेड बोला जा रहा है। तो कंटेंट यानी कि जो कुछ भी संप्रत्यय बच्चे को सीखना है, ये बोला जा रहा है कि बस बच्चे के माइंड में उसको भूसा की तरह भर दिया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे के लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से बच्चा रिसीव कर रहा है, खुद करके कर रहा है या फिर उसके माइंड में इसी प्रकार से भूसा की तरफ भरा जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहता है कि बच्चे सक्रिय रूप से स्वयं प्रयोग के माध्यम से या फिर अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करते हैं। तो यहां पर यह कहना कि कंटेंट ओरिएंटेड, ये निगेटिव सेंस में हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना। पाठ्य पुस्तक केंद्रित यानी किताबी कीड़ा की बात की जा रही है। किताब इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन किताब तक ही बच्चे को सीमित नहीं रखना है। बच्चे को खेल के माध्यम से, बच्चे को अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से पढ़ाने की पैरवी करता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसलिए यह भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, व्यवहारात्मक कहा जा रहा है, यानी कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए बार बार अभ्यास के माध्यम से या फिर यूं कह लें आप कि स्टिमुलस के माध्यम से, यानी उत्तेजना के आधार पर या सीधे तौर पर उद्दीपक के तौर पर बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की बात की जा रही है। ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति संरचनावाद पर जोर देता है, जिसके तहत लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे जो सबसे बड़े समर्थक थे, उनका यह मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं सक्रिय भागीदारी कर करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, प्रयोगात्मक, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे प्रयोगों के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और खुद करके, सक्रिय होकर के, भाग लेकर के कर रहे हैं और खुद अन्वेषण के माध्यम से कर रहे हैं। इस वजह से यही विकल्प इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। विकल्प नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, परीक्षा शुरू होने से पहले तन्वी गहरे सांस भरती है, दुश्चिंता से निपटने के लिए वह किस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ध्यान से समझिएगा, कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं परीक्षा में या फिर वाइवा के दौरान, तो हम लोग लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं, गहरे गहरे सांसें लेने लगते हैं, ताकि हमारे अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं, जो डर का इमोशन है, उसको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वही बात कह रहा है विकल्प नंबर 2 में भाव नियमन, यानी कि जो तन्वी थी, जो कि परीक्षा शुरू होने से पहले, मतलब एक तरीके से डर का उसके अंदर भाव उत्पन्न हुआ था, यानी कि इमोशन उत्पन्न हुआ था भय का, जिसको वो कंट्रोल करना चाहती है, नियमन करना चाहती है। यही बात दूसरे विकल्प में कह रहा है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूदा कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी 1, ध्यान से समझिएगा, जब तालाबंदी हुआ था, यानी लॉकडाउन हुआ था कोविड-19 के दौरान, तो जो रोहिणी है वो अपने से बड़ी बहन के पास जो कहानियों की किताब मौजूद थी उसको पढ़ना वो पसंद करती है बिना किसी बाहरी दबाव के, ठीक है। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि क्या है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, कहा जा रहा है बाह्य प्रेरित अधिगम करता है। देखिए, यहाँ पर जो रोहिणी है वो खुद रुचि ले रही है, तो जब खुद से कोई बच्चा इंटरेस्ट लेता है तो वो इंटरनली मोटिवेटेड होता है, और ये विकल्प बाह्य प्रेरणा यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात कर रहा है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कहा जा रहा है प्रदर्शन अभिमुखी अधिगम करता। प्रदर्शन अभिमुखी मतलब कि रिजल्ट ओरिएंटेड, जैसे कि कक्षा में फर्स्ट आने के लिए लोग रटे पड़े हैं, लोग रटते रहते हैं, इसे प्रदर्शन अभिमुखी कहा जाएगा। यहां पर जो रोहिणी है वो पास या फिर फेल या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड आने के लिए नहीं पढ़ रही है, उसका खुद का रुचि है, इस वजह से वो कहानियों की किताब को पढ़ रही थी। तो प्रदर्शन अभिमुखी तब होता जब रिजल्ट में पास या फिर पास फेल फर्स्ट सेकेंड थर्ड की बात की जाती। यहां पर रिजल्ट की बात ही नहीं हो रही है, वो अपने रुचि के अनुसार पढ़ रही है, ठीक है। तो ये भी विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा।
पहला विकल्प देखिए प्रतियोगात्मक अधिगम करता है। प्रतियोगात्मक यानी कि कॉम्पिटिटिव लर्नर की बात की जा रही है। देखिए कंपटीशन तो तब होता है ना जब कम से कम दो लोग होते हैं। यहाँ पर केवल रोहिणी की बात की गई है, किसी से कंपटीशन की बात ही नहीं है, वो अपने रुचि के अनुसार पढ़ रही थी। तो प्रतियोगात्मक भी यहाँ पर नेगेटिव सेंस में हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए स्वप्रेरित अधिगम करता है, यानी कि वह खुद से इंटरनली मोटिवेटेड है, जिसके वजह से वह खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं। ध्यान से समझिएगा। बच्चे क्या करते हैं कि कई बार जो मैथमेटिक्स में बच्चों को विधि बताई जाती है उसका अल्टरनेट वो प्रोसेस सीख लेते हैं या फिर कुछ मिसकॉन्सेप्शन अपने मन में बैठा लेते हैं। तो इसको लेकर के ये सभी चीज़ें क्या दर्शाती हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि स्थायी संकल्पनात्मक ठहराव। तो ये जो भ्रांतियाँ होती हैं वो स्थायी नहीं होती हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को न्यूटन का नियम पढ़ाया जा रहा है, तो न्यूटन के 3 नियम हैं। पहला नियम बच्चे ने पढ़ा, दूसरा नियम पढ़ने जा रहा था तो उसको पहले नियम वाले में कुछ कन्फ्यूजन हो गया। तो ऐसा थोड़ी है कि वो कन्फ्यूजन उसका लाइफ टाइम रहेगा। कभी ना कभी जब टीचर उसको क्लियर करेगा तो उसका वो मिसकॉन्सेप्शन जो था वो दूर हो जाएगा। यानी कि ये स्थायी नहीं होता है बल्कि अस्थायी होता है, भ्रांति या फिर मिसकॉन्सेप्शन। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए निराधार दावे। अब देखिए मान लीजिए किसी भी कॉन्सेप्ट को बच्चों को बताया जा रहा है तो जाहिर सी बात है बच्चों के मन में भी डाउट होगा, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए उत्सुकता भरे क्वेश्चंस होंगे। तो ये जितने भी भ्रांतियां होती हैं ये निराधार नहीं होती हैं। बच्चों की उत्सुकता की वजह से, बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी की वजह से बच्चे के मन में प्रश्न जन्म लेते हैं। इस वजह से ये निराधार कहना निगेटिव सेंस में हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, एक ही विकल्प पहला विकल्प देखिए अधिगम अक्षमता है। तो देखिए अगर बच्चे किसी भी विधि का वैकल्पिक विधि अगर बना लेते हैं तो ये तो अधिगम क्षमता हुई ना, अक्षमता कहाँ हुआ। बच्चे क्रिएटिव हैं ताकि वो एक प्रोसेस के अल्टरनेट दूसरे प्रोसेस को सीख ले रहे हैं। तो ये विकल्प कहना कि बच्चे अधिगम अक्षमता से जूझ रहे हैं तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार है। जाहिर सी बात है अब बच्चा जब कुछ अपना सक्रिय होकर के कुछ सोच रहा है, कुछ थिंकिंग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है बच्चे के मन में वैकल्पिक संकल्पनाएं आएंगी ही आएंगी और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के मिसकॉन्सेप्शन होगा ही होगा। तो ये बिल्कुल सहज होता है, बिल्कुल एक तरीके से नॉर्मल प्रोसेस है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है। ध्यान दीजिएगा प्राथमिक कक्षा की बात की जा रही है और कौन सा इसमें से प्रभावकारी है वो पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल। संकल्पना मानचित्र मतलब कि एक कॉन्सेप्ट बच्चे ने सीख लिया तो अगर कुछ अगला कॉन्सेप्ट बच्चा पढ़ रहा है और अगर इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज है तो इसके मतलब एक परिस्थिति में सीखे गए कॉन्सेप्ट का दूसरी परिस्थिति में इस्तेमाल करना, यही संकल्पना मानचित्र कहा जाता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही होती है ना। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को योग का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया कि 2 + 2 = 4 होता है। अब बच्चे को जब 2 का पहाड़ा सिखाया जाएगा तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो ये बच्चे को ये भी कहा जा सकता है कि या तो नेचुरल नंबर का 2 में गुणा करते जाइए या फिर 2 का पहले 2 में जोड़ेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 का 3 बार जोड़ेंगे तो 6 आएगा। यानी कि वही संख्या जितनी बार जोड़ेंगे वो उसी प्रकार से पहाड़ा बनते जाएगा। तो ये क्या है, ये एक तरीके से एक परिस्थिति में जो हमने योग का कॉन्सेप्ट सीखा था दूसरी परिस्थिति में उसी का प्रयोग करके हम गुणा का भी यूज कर रहे हैं। यानी कि एक परिस्थिति में सीखी गई कॉन्सेप्ट को दूसरी परिस्थिति में इस्तेमाल करना ही संकल्पना मानचित्र है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव होगा क्योंकि बच्चे इसका उपयोग करते हैं नए कॉन्सेप्ट को सीखने में। ठीक है, दूसरा देखिए अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना। देखिए बच्चे जो प्राइमरी स्तर के पहले मूर्त चीज़ों को देख करके उसके बारे में सीखते हैं और उसके बाद अमूर्त चीज़ों के बारे में थिंकिंग वो कर पाते हैं। तो जो हमारी शिक्षण विधि होनी चाहिए वो मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए और ये विकल्प उसका उल्टा कह रहा है। इस वजह से ये विकल्प नहीं होगा, निगेटिव है। तीसरा देखिए विविध सामग्रियों का प्रावधान होना, ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें विविध प्रकार के अधिगम विकार से जूझ रहे बालक हैं। अब मान लीजिए कोई श्रवण बाधित है जो सुन नहीं सकता तो उसके लिए विजुअल क्लिप्स की आवश्यकता है, यानी विविध सामग्री की हो गई। अगर कोई देख नहीं सकता तो उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता है। इसके अलावा
अगर कोई बोल नहीं सकता है तो उसके लिए साइन लैंग्वेज की इस्तेमाल करना आवश्यक होगा। तो ये सभी क्या है, ये सभी विविध सामग्री है जिसके माध्यम से बच्चों को कंफर्टेबल बनाया जा रहा है सीखने के लिए। तो ये विकल्प भी पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए, कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल। देखिए एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये कहती है कि बच्चों को कहानियों के माध्यम से, खेल के माध्यम से ही सिखाना है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, यानी कि हमारा उत्तर क्या बना, 1, 3 और 4 दिए गए विकल्प में। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में 1, 3, 4 की बात की गई, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती हैं। शिक्षण की यह विधि कैसी है? ध्यान से समझिएगा, एक उदाहरण मैंने आपको दे रहा हूं। सुबह उठते ही आप रोज शौच जाते हैं और शौच से आकर के ब्रश करते हैं। अब ब्रश करना और शौच जाना, क्या ये अधिगम माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक बार इस प्रक्रिया को सीख लिया है, अब रोज आप दैनिक जीवन में रोज ये काम कर रहे हैं, तो जो काम आप बार बार करते हैं वो आपकी आदत बन जाती है, ना कि अधिगम होता है। ध्यान से समझिएगा, जो काम आप बार बार कर रहे हैं उससे आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि वो आपके आदत में आ चुका है। वही काम यहां पर किया जा रहा है कि एक ही जानकारी को बार बार लिखने की बात की जा रही है, 5 बार लिखने की बात की जा रही है। तो ये अधिगम का अर्थपूर्ण प्रक्रिया नहीं है। इससे बच्चे में आदत उत्पन्न होगी, बच्चा उस चीज़ों को रटने लगेगा जो बार बार वो चीज़ें लिख रहा था। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है अत्यधिक प्रभावकारी है, प्रभावकारी नहीं है, बिल्कुल ही निगेटिव सेंस में है, इस वजह से आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, गलत हो गया। दूसरा देखिए, प्रभावकारी है, ये भी निगेटिव है, हमारा आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। तीसरा देखिए, प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करने अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और चौथा देखिए, प्रभावकारी नहीं है क्योंकि पूर्वाभ्यास अर्थपूर्ण अधिगम की एक जटिल प्रक्रिया, ये गलत हो गया। यानी कि मैं इसी बात की मैं चर्चा कर रहा था कि देखिए बार बार लिखना प्रभावकारी विधि नहीं है, क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास यानी कि केवल लिख लिख कर अभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम के लिए उपयुक्त तकनीकी नहीं माना जाता है, क्योंकि बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी करके नए नए अन्वेषण के माध्यम से ही अपने ज्ञान की रचना करते हैं, ना कि एक ही चीज़ को रट करके। जब एक ही चीज़ को बार बार लिखेगा बच्चा तो उसके आदत में आ जाएगा, यानी वो उन चीज़ों को रट रहा है, ना कि सीख रहा है। तो ये विकल्प तीसरा वाला बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावकारी हैं? ध्यान से समझिएगा, समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली कौन सा है ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया कलन विधि, यानी जिसे हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम यानी कि प्रश्न को सॉल्व करने के जो प्रोसेस है, यानी जो स्टेप्स हैं उनकी बात कर रहा है कि हाँ इस स्टेप के बाद ये अगला स्टेप आएगा। अब जैसे मान लीजिए मैथ में हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो भी एक समस्या समाधान ही माना जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पहले स्टेप के बाद आप सीधे रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चल करके ही आप फाइनल रिजल्ट पर पहुंच रहे होते हैं। यानी कि जो एल्गोरिदम है, कलन विधि है, ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट होता है समस्या समाधान के लिए, ठीक है। दूसरा देखिए अन्वेषण, अन्वेषण यानी कि खोज की बात की जा रही है, मौलिक विचारों की बात की जा रही है, तो ये भी समस्या समाधान में बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। तीसरा देखिए बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि दोहराओ, यानी कि एरर एवं ट्रायल मेथड की बात की जा रही है, यानी बार बार प्रयास करने की बात की जा रही है, लेकिन बिना बोध के, यानी बिना कुछ भी नया चीज़ किए हुए। अब मान लीजिए मैं बार बार एक ही चीज़ को दोहरा रहा हूँ, उसमें कुछ गलती हो रही है, फिर दोहरा रहा हूँ, फिर कुछ गलती हो गया, फिर दोहरा रहा हूँ, और कुछ नया नहीं सीख रहा हूँ, या फिर कुछ भी उसमें अपनी दिमाग को नहीं लगा रहा हूँ समस्या को समाधान करने में। तो बार बार केवल प्रयास करना और गलती दोहराना, प्रयास करना गलती दोहराना, इससे कुछ नया थोड़ी होगा, समस्या सॉल्व थोड़ी होगा। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए प्रक्रियात्मक आबद्धता, आबद्धता यानी कि रिजिडनेस कहा जा रहा है। अब देखिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 100 तरीके हो सकते हैं मौलिक विचारों के माध्यम से। अब मैं डटा पड़ा हूं कि नहीं मैं एक ही विधि से प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, इसे रिजिडनेस बोला जाता है। यानी कि बिल्कुल मैं दृढ़ हूं कि नहीं, अगर ये विधि मैं अपना रहा हूं तो इसी विधि से करूंगा, भले ही मुझे 100 साल लग जाए। तो ये समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए एक स्टेप के माध्यम से, एक प्रोसेस के माध्यम से अगर मैं प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मुझे अल्टरनेट विधि का प्रयोग करना चाहिए ताकि समस्या का समाधान जल्दी हो सके। एक ही विधि को पकड़ करके थोड़ी तो बैठना है जिंदगी भर। तो ये कहना कि रिजिडनेस होना चाहिए, ये निगेटिव सेंस में हमारा उत्तर नहीं होगा। अब देखिए पहला और दूसरा वाला केवल पॉजिटिव सेंस में। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में पहला और दूसरे की बात की गई, विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है? पूर्व ज्ञान का उपयोग किस विकल्प में नहीं किया जाएगा वो हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया संकल्पना मानचित्र। संकल्पना मानचित्र अभी मैंने पहले वाले प्रश्न में आपको बताया था कि एक परिस्थिति में सीखे हुए कॉन्सेप्ट का उपयोग दूसरी परिस्थिति में
दूसरे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए करना, ये होता है संकल्पना मानचित्र। यानी कि पहले जो जिस परिस्थिति में हमने सीख लिया है वो हमारा पूर्व ज्ञान हो गया, यानी कि नए ज्ञान को सीखने के लिए पूर्व ज्ञान का उपयोग तो हो रहा है संकल्पना मानचित्र में। चूंकि हो रहा है इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था उपयोग नहीं करना है। दूसरा देखिए, स्कीमा सक्रियता। स्कीमा क्या है? जीन पियाजे का एक महत्वपूर्ण टर्म है। उन्होंने ये बताया था कि बच्चे किसी इन्फॉर्मेशन को किस प्रकार से रिसीव करते हैं। सबसे पहले उनके माइंड में विभिन्न प्रकार के स्कीमा बने हुए हैं। स्कीमा क्या होता है? जिस प्रकार से आपके मोबाइल में विभिन्न प्रकार के फोल्डर्स बने हैं, जैसे कि MP3 गाने का अलग फोल्डर है, वीडियो क्लिप का अलग फोल्डर है, कॉन्टैक्ट्स लिस्ट का अलग फोल्डर है, JPG फाइल का अलग फोल्डर है। तो ये सभी अलग अलग फोल्डर हैं जो कि अलग अलग फाइल को स्टोर करते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए और अपने माइंड में स्टोर रखने के लिए बच्चों के माइंड में या फिर बड़ों के भी माइंड में, आप सीधे तौर पर माइंड में समझ सकते हैं कि छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। और इन्हीं पैकेट्स को जो जीन पियाजे थे उन्होंने स्कीमा का नाम दिया था। अब देखिए, स्कीमा की सक्रियता यानी एक्टिव होने की बात की जा रही है। अब मान लीजिए कि किसी भी इंफॉर्मेशन को बच्चा रिसीव कर रहा है, तो उसका पहले के स्कीमा से कंपैरिजन होगा कि पहले से इस इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ कोई इंफॉर्मेशन स्कीमा पहले से उसके माइंड में है या नहीं। यानी पहले की बात की गई, और पहले यानी कि पूर्व ज्ञान हो गया। तो ये पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है, और चूंकि हमसे प्रश्न पूछा गया था कि कौन उपयोग नहीं करता है, तो चूंकि ये तो करता है, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विचारावशेष, यानी कि विचारों की बात की जा रही है, थिंकिंग की बात की जा रही है। अब मान लीजिए किसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना चाहता हूं और उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा हूं, तो पहले से जो, जैसे मान लीजिए कि मैं एक प्रमेय को सिद्ध कर रहा हूं, तो प्रमेय को सिद्ध करने के लिए मेरे पास जितने पहले से उस प्रमेय से संबंधित नॉलेज होंगे उन्हीं का तो मैं यूज करूंगा उस प्रमेय को सिद्ध करने के संदर्भ में। यानी कि पहले के जो नॉलेज है उसका यूज किया जा रहा है, ये पूर्व ज्ञान है। और चूंकि पूर्व ज्ञान का यूज हो रहा है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर रटने की बात करें तो इसमें कोई भी पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल नहीं होता है। और चूंकि हमसे यही पूछा गया था कि किसमें पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं होगा, तो रटने में नहीं होगा। विकल्प नंबर 1 इसका एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, CDP पेडागोजी की ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।